न्यू ज्वाइन की हूँ ना। अच्छा अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं बच्चों डिस्कशन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड सर। मॉर्निंग। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर आपके इधर ठंडी नहीं पड़ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सर। पड़ रही है ठंडी गुड पर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठंडी पड़ रही है नमस्ते पर सर। ये थोड़ा सा। सर आपने गुड मॉर्निंग सर। 205 ऑडियो गुड हो मॉर्निंग। गया सर। नमस्ते सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है, आ रही है आवाज। इधर तो धूप नहीं निकल रही है। धूप तो यार इधर भी बहुत दिनों से नहीं निकली है, पर ठीक है चलिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक। तो कल बच्चों हम लोगों ने शुरुआत की थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशंस कंप्लीट करे थे, तो एक बार क्विक एक रिवीजन करते सर हैं। फोकस बिगड़ रहा है। फोकस गुड बिगड़ रहा मॉर्निंग है, सर। रुक जाइए सही कर देते हैं। तो कल बेसिक बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसी को बच्चों थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और फिर आज का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो कल सबसे पहले हम लोगों ने डिफाइन करा था करंट, ठीक है। उसके बाद करंट डेंसिटी, है ना। तो करंट डेंसिटी, फिर ओम्स लॉ पे आए थे, है ना, ड्रिफ्ट स्पीड। तो कुछ तो करंट सबसे पहले बच्चों डिफाइन की थी। करंट हम लोगों ने बोला था कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी होगी तो फिर डी क्यू बाई डी टी करेंगे। हालांकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, फिर भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं एज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। उसके बाद करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। तो करंट डेंसिटी बराबर होता है आई अपॉन ए, ठीक है। करंट को डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट पर यूनिट एरिया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने आई बराबर ए ई एन वी डी ये फॉर्मूला देखा। कल के डिस्कशन में अगर एक फॉर्मूला मुझे लेना होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये फॉर्मूला है, सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आई बराबर ए ई एन वी डी, जहाँ पे वी डी ड्रिफ्ट स्पीड है, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अच्छा, ड्रिफ्ट स्पीड जो है वी डी डिपेंड करेगी कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका ऑर्डर मिलीमीटर पर सेकंड का कुछ आता है, काफी स्लो मतलब स्पीड रहती है ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है, एज कंपेयर टू थर्मल स्पीड जो रैंडमनेस रहती है, रैंडम मूवमेंट होता है उसके कंपेरेटिवली। उसके बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था, रेजिस्टेंस बराबर रो एल अपॉन ए। और डेरिवेशन से हम लोगों ने देखा कि था कि रेजिस्टिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम पे आता है। तो यहां समझ में आता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, है ना, क्योंकि मटेरियल अलग कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग हो जाएगा। इसके साथ ही साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, है ना, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर रखेंगे रिलैक्सेशन टाइम उतना कम रहेगा, रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। ये सारा डिस्कशन बच्चों हम लोग कर रहे थे। कोई डेफिनेशन बच्चों रह गई हो कल की क्लास से तो बताइए। मोबिलिटी हम लोग थोड़ा सा आज देखेंगे, मोबिलिटी देखेंगे और एक ओम्स लॉ डिराइव करेंगे। तो कल आप लोगों ने हेडिंग डाल दी थी क्या, मोबिलिटी? यस सर। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, मोबिलिटी से शुरू करते हैं, ठीक है, आइए। कोई बच्चों किसी को पता हो मोबिलिटी और बताना चाहे अगर, फील फ्री, ठीक है। देखिए मोबिलिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो मोबिलिटी डिफाइन किया गया है, मोबिलिटी बराबर ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब यूनिट बच्चों आप लोग की जिम्मेदारी है, इसकी यूनिट बता दीजिए फटाफट से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बच्चों वोल्ट पर मीटर यूज कर लिएगा। तो न्यूटन पर कूलम तो आपको बताया ही था, और वोल्ट पर मीटर भी होती है, तो यहां पे आप वोल्ट पर मीटर वाली यूज करिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यूनिट आप लोग मुझे इसका बता दीजिए, फिर मैं इसका इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं कि ये क्वांटिटी क्या है और हमें क्या इससे समझ में आता है। सर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट, ओके, ठीक है। तो बच्चों देखिए ड्रिफ्ट स्पीड की हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और ये वोल्ट पर मीटर
तो ये बिल्कुल बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, यूनिट हो जाएगी दो कंडक्टर्स हैं बच्चों, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2। कंडक्टर 1 में हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है इसकी वैल्यू है लेट्स से 100 न्यूटन पर कूलम या 100 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है कंडक्टर 1 में, और कंडक्टर 2 में भी 100 वोल्ट पर मीटर की ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। ठीक है, दोनों में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, लेकिन इसमें देखा गया तो ड्रिफ्ट स्पीड कुछ मान लेते हैं 10 यूनिट है, और इसमें ड्रिफ्ट स्पीड सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू है वो 20 यूनिट है। ठीक है, सेम दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। ठीक है, एक में ड्रिफ्ट स्पीड 10 यूनिट है, एक में ड्रिफ्ट स्पीड 20 यूनिट है। मैं आपसे पूछूं कि कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 में किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, कंडक्टर 1 की मोबिलिटी ज्यादा है या कंडक्टर 2 की मोबिलिटी ज्यादा है? सर कंडक्टर 2 की। कंडक्टर 2 की मोबिलिटी ज्यादा है। तो इसे क्या अंदाजा लगता है, देखिए सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसकी ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा है। कंडक्टर 2 में जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी ड्रिफ्ट ज्यादा है। इसका मतलब कंडक्टर 2 में चार्जेस इजीली मूव कर जाएंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं, है ना, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल इजीली मूव करेंगे, इसके अंदर चार्ज कैरियर्स इजीली मूव करेंगे, इसके अंदर चार्ज कैरियर्स इसके रेस्पेक्ट में कम अच्छे से मूव करेंगे, है ना। तो इसमें मोबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेंगे। तो मोबिलिटी आपको बता देता है एक ऑर्डर कि ड्राइविंग फोर्स दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दोनों में सेम लगाया है, लेकिन एक में ड्रिफ्ट स्पीड 20 है, एक में ड्रिफ्ट स्पीड 10 है। इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है वो ज्यादा है, इजीली चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, इसमें थोड़ा सा तकलीफ होगी उनको मूव करने की। तो जितना ज्यादा मोबिलिटी होगा उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो मोबिलिटी आपको ये अंदाजा दे देता है। अब बच्चों वीडी की वैल्यू आप सारे जानते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड की ई इंटू ई डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ, ये ड्रिफ्ट स्पीड है। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे तो मोबिलिटी बन जाता है ई अपॉन एम ई टाइम्स टाउ। यानी बच्चों यहां से आप बोल सकते हैं कि मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो बच्चों जैसे थोड़ा सा आप बताएंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी बढ़ेगी या मोबिलिटी घटेगी टेम्परेचर बढ़ाने से? सर कम हो जाएगी, डिक्रीज कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, फ्रीक्वेंट कोलिजन होंगे, मोबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो मोबिलिटी घट जाएगी मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे चार्ज कैरियर्स को फ्लो करने में उतनी प्रॉब्लम आएगी, बस यही है। तो ये भी नोट कर लीजिए, ये पूरा डिस्कशन नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, बच्चों अगला हेडिंग डालिए माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। चेंज कर रहा हूं बच्चों स्लाइड में। यस सर। अगली हेडिंग डालिए माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। अभी नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, ओके। माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ।
तो वैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में भी एक ओम्स लॉ पढ़ा था, वो मैक्रोस्कोपिक था, अभी माइक्रोस्कोपिक देखेंगे। हो गया सर। ठीक, चलिए माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ में देखिए थोड़ा सा क्या है। तो एक्चुअली V बराबर आई आर जो है वो हमारा मैक्रोस्कोपिक है। उसको मैक्रोस्कोपिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, करंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा, है ना। तो अब V वर्सेस I का कर्व खींचेंगे, पोटेंशियल वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का। तो जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये ओम्स लॉ है। और जो भी डिवाइस या जो भी रजिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं ओमिक रजिस्टर, है ना, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। कुछ नॉन ओमिक भी होते हैं, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ को समझते हैं। तो आई बराबर ए ई एन वी डी कल हम लोगों ने डिराइव किया था। दोनों साइड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दीजिए तो बन जाएगा आई अपॉन ए बराबर ई एन वी डी। आई अपॉन ए बच्चों हो जाएगा करंट डेंसिटी जे बराबर ई एन वी डी। वी डी को बच्चों मैं लिख देता हूं ई इंटू ई डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ। तो जे ई स्क्वायर एन टाउ डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। तो देखिए ये कांस्टेंट है ना, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जैसे ई बाई एम ई ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये रिलैक्सेशन टाइम, तो ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई। तो हम इस कांस्टेंट को बोल देते हैं सिग्मा, ठीक है, सिग्मा टाइम्स ई। ये सिग्मा क्या है? तो ये सिग्मा कहलाता है कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, है ना। यहां से अगर आप सिग्मा देखें तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी ई स्क्वायर एन टाउ डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेजिस्टिविटी और सिग्मा ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। जितना ज्यादा कंडक्टिविटी उतनी कम रेजिस्टिविटी, और सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी के बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। तो कंडक्टिविटी सिग्मा को बोला जाता है कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो जैसे रेजिस्टिविटी होता है वैसे ही कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो किसी गिवन मटेरियल में जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे उतना ज्यादा करंट डेंसिटी होगा, है ना। क्योंकि सिग्मा तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट है। तो जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रखेंगे, करंट डेंसिटी उतना ज्यादा होगा कंडक्टर के अंदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रखने के लिए आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा सकते हैं। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे उतनी ज्यादा करंट डेंसिटी। तो जे बराबर सिग्मा ई को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। अब ये जो 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 छोटे छोटे फॉर्मूले जैसे मोबिलिटी हो गया, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ है, ये सीधे फॉर्मूले भी आप इसको याद रखेंगे तो आपसे इजीली सवाल हो जाएगा, है ना। कोई इसमें बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के कुछ चीज़ें नहीं बनती हैं। सिंपल आप फॉर्मूला याद रखिए, ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, मोबिलिटी, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, याद रखेंगे काफ़ी है। और ये बच्चों एक ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा, दिस इज फॉर ओमिक डिवाइस। तो कोई भी ओमिक डिवाइस होगा तो उसका V वर्सेस I कर्व स्ट्रेट लाइन होगा। नॉन ओमिक डिवाइस के लिए सिचुएशन अलग होगी, कैसे होगा देखते हैं। ठीक,
चेंज कर दो बच्चों स्लाइड, अगर लिख लिया हो आप सबने तो। Yes, sir. ओके, नॉन ओमिक का भी मैं कर्व एक प्लॉट कर देता हूं। वैसे नॉन ओमिक डिवाइसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डायोड्स होते हैं नॉन ओमिक डिवाइस का एक एग्जांपल है डायोड, तो जब डायोड पढ़ेंगे तो और उस पर चर्चा होगा। पर अगर नॉन ओमिक डिवाइस का आप कर्व खींचेंगे, ठीक है, तो नॉन ओमिक डिवाइस का जो वी आई कर्व या आई वी कर्व होगा वो लीनियर नहीं आता है, ठीक है। तो वो कर्व कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, लीनियर कर्व नहीं आता है। तो ये कहलाते हैं नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक डिवाइस का एग्जांपल हो जाएगा डायोड्स। चलिए बच्चों अगली हेडिंग डालिए, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं उसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो बच्चों रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, है ना बच्चों। फॉर कंडक्टर्स ये ट्रू है ना, ये जो हम लोग बोल रहे हैं ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, इट इज ट्रू फॉर कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स के लिए सारी बातें ट्रू हैं। सर इसके लिए क्या होगा सर, इंसुलेटर्स के लिए क्या होगा? देखिए इंसुलेटर्स के लिए ये बातें करना, हालांकि आप इंसुलेटर में भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी और बढ़ जाएगी, पर ऑलरेडी बहुत हाई है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ऑलरेडी वो मान लो कोई किसी के पास 1 लाख रुपए है, उसको अगर आप 10 रुपए देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी के पास 2-3 रुपए है उसको आप 10 रुपए देंगे तो उसकी नेटवर्थ बहुत हो जाएगी। तो ये जो कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, रेजिस्टिविटी बहुत कम है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो उस पर नहीं। सेमीकंडक्टर्स के लिए कहानी अलग होती है, तो मैं सेमीकंडक्टर्स का आपको अभी समझाऊंगा। तो कंडक्टर्स के लिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो रेजिस्टिविटी का बच्चों देखा गया कि जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनता है किसी टेम्परेचर टी पे, इट इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, जहां पे रो नॉट रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी है, ठीक है, मैं लिख देता हूं। तो रो टी है ये रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर, ये रेजिस्टिविटी है एट एनी टेम्परेचर, और जो रो नॉट है ये एट रेफरेंस टेम्परेचर, एट रेफरेंस टेम्परेचर। बच्चों जनरली देखा गया है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, जनरली 0 डिग्री सेल्सियस, पर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास की भी कोई वैल्यू होगी तो भी चल जाएगा, पर जनरली रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या मतलब हुआ सर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी? तो देखिए बच्चों जब जैसे हम लोगों ने लीनियर एक्सपेंशन के लिए बोला था कि जो चेंज इन लेंथ है उसी तरह जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इन दोनों को आप क्लब करेंगे तो चेंज इन रेजिस्टिविटी इट इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। तो जो वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हुआ करता था अल्फा, वैसा ही ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये वाला कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है ना, वो लीनियर वाला जो अल्फा था उसके मुकाबले इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। तो मतलब आप इस कंडक्टर को, ये मान लीजिए मेरे पास ये रॉड है, किसी मेटल से मिलके मेटल की बनी हुई रॉड है, मैं इसको हीट करूंगा तो इसके रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू चेंज इन इट्स डायमेंशंस। तो गर्म करेंगे तो लेंथ तो बढ़ेगी, पर लेंथ में जो जितना इंक्रीमेंट हुआ है वो परसेंटेज इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं होगा, बल्कि रेजिस्टेंस में अगर जैसे ही गर्म करेंगे रेजिस्टेंस में आपको तुरंत इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है
ये बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो गर्म करने पे डायमेंशन का चेंज उतना अच्छे से आप हो सकता है ऑब्जर्व ना कर पाए, लेकिन गर्म करने पे रेजिस्टिविटी बहुत तेज चेंज होती है कंडक्टर्स की, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसी को थोड़ा सा और बच्चों मैं थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर देता हूं। तो देखिए रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर T, ये बराबर है रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है। दोनों साइड बच्चों L/A से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक है। L/A से इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T बराबर, और रो नॉट L/A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब किसी के दिमाग में अगर अब डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आपने टेम्परेचर बढ़ाने के साथ लेंथ को क्यों चेंज होता हुआ नहीं सोचा, क्योंकि ये भी तो चेंज होंगे ना टेम्परेचर बढ़ाने पे, पर इनका चेंज बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो इस वाली अल्फा की वैल्यू से बहुत ज्यादा कम है। दोनों को अल्फा से ही डिनोट करते हैं, पर दोनों में वैल्यूज में बहुत अंतर रहता है, ठीक है। बच्चों अगर आप लोग बताना चाहें कोई यूनिट ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो, यूनिट ऑफ अल्फा? टेम्परेचर इनवर्स। टेम्परेचर इनवर्स, हाँ, पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो बच्चों इसको पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन लिख सकते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। तो इस तरह से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे चेंज होते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर कुछ सवाल करेंगे इसी पे। रुक जाइए। ओके ओके, लिखिए सर 1 मिनट। लिखिए लिखिए। लिख लिया सर। ठीक, बस चेंज कर रहा हूं मैं स्लाइड, ठीक है। सवाल करेंगे इस पे एक इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, फिर कुछ और छोटी छोटी टेक्निकल चीजें वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए थोड़ा बताइए तो। ट्वेल्व 1298 केल्विन। 1298 केल्विन। Calculate temperature of element if the resistance is found to be 117 ओम। तो बच्चों किसी टेम्परेचर T पे 117 दिया हुआ है और 0 डिग्री सेल्सियस पे बोला गया कि 100 है, 1 प्लस अल्फा
डेल्टा टी, तो बच्चों आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1.17 बराबर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, माइनस कर दीजिए 1 तो ये बन जाएगा 0.17 बराबर अल्फा डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू बच्चों सवाल में दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻4 टाइम्स डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का वैल्यू आ जाएगा 0.17 डिवाइड बाय 1.7 और 10⁻4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। डेसिमल हटा दीजिए तो 70। बच्चों मेरा तो 1000 आ रहा है। सर ये तो डेल्टा टी आया ना? 1000, अच्छा हाँ डेल्टा टी 1000 आया। सर वो रूम टेम्परेचर 25 ले लिया था, ध्यान अच्छा नहीं अच्छा, दिया कि 0 दे रखा है। ओके ओके। तो ये 1000 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा बच्चों डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा टी ही मतलब यही 1000 डिग्री सेल्सियस ही इसका टेम्परेचर होगा, ठीक है। अच्छा अब रूम, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, ब्रैकेट में 0 भी लिख दिया है, तो अगर रूम टेम्परेचर दिया होगा तो डेल्टा टी जो भी रूम का टेम्परेचर होगा वो इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। अब 0 बोला है तो हम फिर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस ही हो जाएगा, तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे ये सिचुएशन हो जाएगी। लिख लीजिएगा, बताइएगा बच्चों, फिर अगला सवाल किया जाएगा। करें बच्चों अगला सवाल। रुक जाइए। ओके, अगला वाला सवाल आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। यही फॉर्मूला है, कुछ भी नया नहीं है। कभी रेजिस्टेंस के लिए यूज करना होगा, कभी रेजिस्टिविटी के लिए, हर बार आप सेम फॉर्मूला, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हो गया सर। ठीक, देखिए अगला सवाल। सबका आंसर आना चाहिए बच्चों इस सवाल में, देख लीजिए आप लोग कैसे क्या करना है। फाइव 46 केल्विन। 546 केल्विन, ओके। The 546 Kelvin. ठीक, देखिए फॉर्मूला यही लगेगा बच्चों, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी आर नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर के डबल हो जाएगा ना, तो आर नॉट 0 पे माना है तो 2 आर नॉट हो जाएगा किसी टेम्परेचर टी पे, और आर नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ऐसे करके लिख लेंगे। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड एक माइनस कर देंगे तो 1 बराबर अल्फा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई अल्फा। 1 डिवाइड बाई अल्फा की वैल्यू 273 दे रखा है, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 273, ठीक है। तो अब ये 273, जैसे मैंने मान लीजिए टी बराबर, अब ये टी डिफरेंस बच्चों 273 है, तो यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर बराबर 273। तो अब मान लीजिए आपने ओरिजिनल टेम्परेचर को 0 माना,
तो 273 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। आप मान लिया कि आपने इसको केल्विन में रखा है तो फिर 546 केल्विन आ जाएगा। तो जो फाइनल टेम्परेचर जिस पे डबल हो जाएगा, या तो आप उसको 273 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट कर दीजिए या फिर 546 केल्विन लिख दीजिए। नोट कर लीजिए बच्चों, किसी कुछ डाउट हो पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग अगला सवाल करेंगे इसी पे। अगला सवाल है बच्चों, उसमें मतलब थोड़ा सा इक्वेशन आपको ज्यादा बनानी पड़ेंगी, पर है कॉन्सेप्ट सेम ऐसा ही। लगा दूं बच्चों अगला सवाल? यस सर। ठीक है, देखिए टैगिंग से बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सवाल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ना, जितना आप लोगों ने समझा उसके आधार पे कर सकते हैं सवाल, ठीक है। टैगिंग वैगिंग से परेशान मत होइएगा, सिंपल सवाल है। जो सवाल में बोला जा रहा है वो करिए और आंसर फाइंड करिए। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बच्चों ज़्यादा रहेगी, 2-3 बार आपको हो सकता है इक्वेशन लिखनी पड़े, पर हो सकता है सॉल्व। और ओम्स लॉ का आप यूज कर सकते हैं, करंट की वैल्यू पता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V जो है सेम है सर ना तीनों केसेस में। बोलिए बोलिए। 15 आ रहा है आंसर। ओके 15 into 10 is to the power 2 milliampere. ओके। ये मैं क्या, एक आई एम सो सॉरी बच्चों, है ना, ये कुछ भी लिख दिया मैंने, V बराबर IR है ना, सो सॉरी। तो इसका आप यूज कर लीजिएगा ना रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखने के लिए, ठीक है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, अगर किसी कुछ डाउट हो, कुछ अप्रोच किसी और ने कुछ और सोचा हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं ना कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है ना, मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की। तो देखिए बोला गया कि जब 0 डिग्री सेल्सियस है तब 2 एम्पियर करंट मिल रही है, ठीक है। तो यहां से देखिए करंट की वैल्यू, और हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं कि रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T बराबर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना, रेफरेंस पे रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो बोला गया 2 एम्पियर करंट मिल रही है,
जब 0 डिग्री सेल्सियस है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देखिए यहाँ से बच्चों V बाई आई रख सकते हैं ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, पहले करंट मिल रहा है 2 एम्पियर, और 100 डिग्री सेल्सियस पे करंट की वैल्यू हो जा रही है 1.2 एम्पियर। तो यहाँ पे लिख देंगे V डिवाइड बाई 1.2, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दिया ना V बाई आई, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 प्लस अल्फा, और टेम्परेचर का अंतर हो जाएगा बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ से जो जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दीजिए, ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 1.2 बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू 100, ठीक है। यहाँ से आप माइनस कर दो तो 2 डिवाइड बाई 1.2 माइनस 1 बराबर अल्फा इंटू 100। तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई 1.2 बराबर अल्फा 100। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1.2 तो 0.8 डिवाइड बाई 1.2 इंटू 100। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 300, ठीक है, या 1 डिवाइडेड बाई 150, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब ये अल्फा की वैल्यू निकालें, क्योंकि सवाल में पूछा गया 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस बराबर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा सॉरी, करंट पूछा कि करंट कितना फ्लो करेगा, तो हम 50 डिग्री सेल्सियस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, और चूंकि करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से आप V बाई आई, तो यहाँ पे V बाई करंट, ये I की वैल्यू निकालना है, और R नॉट है V डिवाइडेड बाई करंट एट 0 डिग्री सेल्सियस जो कि 2 है ना। तो V बाई 2 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 150, और डेल्टा टी 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए V से V कैंसिल हो जाएंगे, और 1 अपॉन आई, या आप ऐसा लिख दो 2 अपॉन आई बराबर 1 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई 3। तो 1 प्लस 1 बाई 3 को हम लोग लिख सकते हैं 4 बाई 3। तो आई का वैल्यू आ जाएगा 6 बाई 4। बच्चों ये मेरे पास 6 बाई 4 यानी 3 बाई 2 यानी 1.5 एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है, मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है। कैसे पता चल रहा है, देखो MA लिखा हुआ है ना, मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ ऊपर मल्टीप्लाई करो और 10⁻³ नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 1500 मिली एम्पियर, ठीक है। 1.5 एम्पियर तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना मिली एम्पियर बदलने के लिए, ठीक है, तो बन जाएगा 1500 मिली एम्पियर। अब सवाल में बोला है कि 15 मतलब इंटू 10 के पावर 2 मिली एम्पियर, तो फिल इन द ब्लैंक में आप फिल करोगे 15, है ना। तो 15 इंटू 10 के पावर 2 मिली एम्पियर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से रिलेट करके दे दिया, बाकी सवाल यही है, 2 बार यूज करना पड़ गया आपको लॉ। बस किसी कुछ डाउट हो पूछ लीजिए, अगर कुछ और तरीका सोचे हो, आप डिस्कशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं आप। बच्चों जो लोग लिख चुके हैं अगली हेडिंग डाल लीजिए, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर बच्चों सवाल बहुत आसान बनते हैं कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर के। पर ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, है ना। कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर के सवाल बहुत आसान बनते हैं, मतलब अगर आपको ये टेबल पता है तो आप विद इन सेकेंड्स सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे ये एक एंड पे ये सारे कलर्स हैं और उन कलर्स का क्या नंबर असाइंड है वो है, तो जैसे ब्लैक कलर है तो नंबर असाइंड 0 है, ब्राउन है तो 1 है, इस तरह से सारे कलर्स असाइंड है, ठीक है। उनके मल्टीप्लायर्स भी असाइंड है। क्या मतलब होता है नंबर्स का मल्टीप्लायर्स का, मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो नंबर्स असाइंड है ये पता होने चाहिए, मल्टीप्लायर्स असाइंड है ये पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद टॉलरेंस, है ना,
टॉलरेंस 5%, 10%, 20%, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कोई रजिस्टर है एक, ठीक है, कुछ इस तरह से एक रजिस्टर है, ठीक है, इसमें बैंड्स, डिफरेंट कलर के बैंड्स बने होंगे। तो मैं एक एक करके ड्रॉ करता हूँ, है ना। मान लीजिए ऐसे 3 बैंड्स बने हैं, ठीक है, ऐसे 3 बैंड्स बने हैं, ठीक है, और एक ये चौथा बैंड है। तो जनरली आपको 4 बैंड दिखेंगे, ठीक है। कुछ 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, पर आप लोगों को जनरली 4 ही बैंड दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हर एक बैंड का क्या इंपॉर्टेंस है, मान लीजिए मैं पहला कलर ऐसे ले लेता हूं, कुछ मान लेते हैं पहला कलर रेड है और दूसरा कलर कुछ ले लेते हैं ब्राउन है, ठीक है, तीसरा कलर ग्रीन ले लेते हैं और चौथा कलर हम लोग ले लेते हैं लेट्स से गोल्ड, ठीक है। तो ऐसे आपको 4 बैंड दिखेंगे। तो हम लोग जब सर मार्केट में आप सर जाएंगे ना रजिस्टर्स हेलो लेने, तो रजिस्टर्स आपको वैसे नहीं दिखेंगे जैसे हम लोग अपने सर्किट्स में दिखाते हैं, वैसे नहीं देते हैं। एक सिलेंड्रिकल, आपको इसी टाइप का सिलेंड्रिकल हेलो हेलो एक, हाँ बोलिए। सर ये तो कट रहा है ना टॉपिक। क्या क्या कट गया है क्या? कलर यस कोडिंग ऑफ सर, रजिस्टर यस सर। कब कटा है? इसके सवाल बहुत सारे न्यूज़ दिखे थे यार मुझे। न्यूज़ सिलेबस में तो नहीं है सर। लास्ट ईयर ही पूछा गया है, कर लेते हैं, बहुत आसान है। सब पर टीचर्स और भी पढ़ाते हैं। हाँ वही, क्योंकि पूछा गया, देखो मैं बताता हूँ ना, 2023 में पूछा गया है, 2023 में फिर आया है, और 2022-22 में भी, मतलब कई कई बार फ्रिक्वेंटली पूछा गया, और है आसान, कर लेते हैं, कुछ इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल आसान है। देखो, तो रेड ब्राउन ग्रीन गोल्ड, ठीक है, ऐसे मान लो 4 बैंड है, ठीक है। तो जो पहला बैंड है वो पहली डिजिट बताता है आपको, फर्स्ट बैंड जो है आपको फर्स्ट डिजिट बताता है, ठीक है। जो सेकंड बैंड है वो आपको सेकंड डिजिट बताता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को 4 ही बैंड दिखेंगे, पर अगर 5 बैंड होते तो तीसरा बैंड जो होता वो तीसरी डिजिट बताता, ठीक है। पर आपको देखो 4 ही बैंड दिखेंगे, तो 4 बैंड में जो पहले 2 होंगे वो आपको पहली और दूसरी डिजिट बताएंगे। जैसे रेड है पहला, तो रेड के सामने पहली डिजिट जो है वो 2 है, ठीक है। और फिर ब्राउन है दूसरा, तो ब्राउन के सामने डिजिट है 1, तो आप लिखोगे 21, पहली डिजिट 2, ब्राउन की दूसरी डिजिट 1। जो तीसरा होगा, तीसरा कलर कोड वो मल्टीप्लायर बताएगा। तो जैसे यहां पे तीसरा कलर कोड है ग्रीन, ठीक है, तो ग्रीन का मल्टीप्लायर है 10⁵, तो फिर आप लिखेंगे 21 इंटू 10⁵, ठीक है। फिर है गोल्ड, गोल्ड बताता है टॉलरेंस, यानी जो चौथा बैंड होगा वो टॉलरेंस बताएगा। जैसे गोल्ड का टॉलरेंस है 10%, है ना, तो गोल्ड का टॉलरेंस 10% है, इसका मतलब प्लस माइनस 10%। ये एरर बताता है, जो चौथा बैंड है वो एरर बताता है। तो जैसे अगर ऐसा है आपके पास जिसका पहला बैंड रेड है, दूसरा बैंड ब्राउन है, तीसरा बैंड ग्रीन है, चौथा गोल्ड है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 21 इंटू 10⁵ ओम प्लस माइनस 10%। यानी प्लस माइनस 10% का क्या मतलब है कि हमारे हिसाब से इतना इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है, पर 10% का गड़बड़ हो सकता है, 10% ऊपर नीचे कुछ ऐसा पॉसिबल है ना। तो इतने रेजिस्टेंस की वैल्यू और उसकी जो टॉलरेंस है, यानी कितना परसेंट एरर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो 10% है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे, है ना। तो आपको, अच्छा बच्चों, इसकी सर आपको याद होनी चाहिए, ये कलर कोडिंग, है ना। इसके बिना सवाल नहीं हल होगा, अगर आपको ये नहीं याद है तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और सर हाँ सर बोलिए। ये टॉलरेंस वाले शायद गलत लिख रहे हैं। टॉलरेंस वाली गलत लिख रहे हैं मतलब? सर गोल्ड पे 5 होती है, सिल्वर पे 10 होती है और नो कलर पे 20 होती है। अच्छा, ये एक शायद, शिफ्ट हो गया पक्का क्या नहीं एक? पता। यस सर। अच्छा अच्छा, ओके, मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट यही है सर कि जो चौथा बैंड होगा वो टॉलरेंस बताएगा। मैं देख लेता हूँ इसकी, है ना, हो सर सकता है एक गलत, चीज मुझे लग पूछनी रहा है है। कि ये शिफ्ट हो गया है शायद एक, है ना, मैं देख लेता हूँ फिर भी। बाकी आप बच्चों ये सर तो नोट कर ही लीजिए, है ना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो नोट कर लीजिए। मैं टॉलरेंस का एक बार कंफर्म करता हूँ। सर ये जो कलर है वो रजिस्टर पे बने हैं। बिल्कुल रजिस्टर पे बने होंगे। ओके सर।
हाँ, गोल्ड में टॉलरेंस 5 है, सिल्वर में 10 है और नन में 20 है, मतलब कोई कलर नहीं है तो 20 है, सही है। गोल्ड में 5 है, सिल्वर में 10 है, नन में 20 है। वॉयलेट का जो मल्टीप्लायर है वो 10⁻7 है ना? मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। देखिए मुझे बच्चों, मैं याद नहीं रख पाता हूँ, ठीक है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, है ना, कौन सा कहाँ पे है। गोल्ड का है 5, सिल्वर का 10। गोल्ड का है 5, सिल्वर का है 10 और नो कलर है 20। और आप किसका कह रहे हैं मल्टीप्लायर? वायलेट का? वॉयलेट का मल्टीप्लायर। वायलेट का मल्टीप्लायर है, ये भी गड़बड़ लिखा हुआ है। वायलेट का, एक सेकंड ना, मल्टीप्लायर बताता हूँ आपको। तो 10⁻7 है। बिल्कुल 10⁻7 है वायलेट का। और देखिए आपको कुछ लग रहा हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। बच्चों एक न्यूमोनिक बहुत फेमस है इंटरनेट पे, आप बाकी आप अपने हिसाब से अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ करके फेमस है काफ़ी, तो वैसे आपको याद है पहले से तो बहुत बढ़िया है। या कोई और बच्चों अगर आप लोगों ने न्यूमोनिक बनाया हो, कोई शेयर करना चाहे तो कर सकते हो, बाकी आपको याद रखना है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं। इसी वाले से याद किया था सर। हाँ यही है, बी 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 रॉय ग्रेट ब्रिटेन। हाँ सर, यही वेरी वाला गुड। सुना है सर, बीबी रॉय। हाँ याद कर लीजिएगा जैसे भी है, कुल मिला के याद होना चाहिए आपको। यस सर। ठीक है, लिख लिया बच्चों, तो सवाल लगा दूं मैं फिर इस पे। सर 1 मिनट। ओके रुक जाइए। लिखिए लिखिए। अच्छा तो गोल्ड है तो इसका 5% टॉलरेंस आएगा। सर बताइए। ये जो क्या कहते हैं, सिल्वर कहते हैं ज्यादा अच्छा होता है, तो इसकी तो 10% ही टॉलरेंस है, तो ये नो कलर वाला ज्यादा अच्छा नहीं हुआ? सिल्वर वाला ज्यादा अच्छा होता है? हाँ, मतलब क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना गुड कंडक्टर होता है। नहीं, उस सेंस में नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बैंड के कलर्स हैं, है ना, उसका ये सेंस में नहीं है कि इसके अंदर जो मटेरियल लगा होगा वो इनका होगा। मटेरियल तो जनरली कार्बन रजिस्टर यूज करते हैं, मेटल अंदर गोल्ड, मतलब गोल्ड है इसका मतलब ये नहीं कि जो अंदर रजिस्टर जा रहा है वो गोल्ड से बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट नहीं, मतलब जैसे टॉलरेंस पावर की बात चल रही है ना ये, तो सिल्वर वाले में ज्यादा नहीं होनी चाहिए वैसे? टॉलरेंस का मतलब मैं बताता हूं आपको, टॉलरेंस का मतलब होता है कि परसेंटेज एरर, मतलब ये जो जितनी वैल्यू कैलकुलेट की गई है उसमें कितना एरर है, ठीक है। अब उसको गोल्ड को 5 दिया गया है, सिल्वर को 10 दिया गया है, इसके पीछे कहानी मुझे नहीं पता है, पर इस टॉलरेंस का मतलब होता है कि जितनी वैल्यू है उसमें कितना परसेंट एरर है, ठीक है, कि 5% एरर है या 10% एरर है या 15% एरर है, वो ये बताता है। तो उसका उस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि गोल्ड अच्छा कंडक्टर है या सिल्वर अच्छा कंडक्टर है, उससे कुछ नहीं। टॉलरेंस का मतलब है कितने परसेंट एरर है। ओके सर। लिख लिया है क्या? सवाल किया जाए इस पे? होपफुली लिख लिया आप सबने। एक सवाल बच्चों, हाँ बताइए। सर डन कह रहा हूँ। हाँ चलिए, ये है बच्चों, थोड़ा सा बताइए आप पहले वाले का क्या आंसर आएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू, और दूसरे वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी।
सर 22 into 10 Sir, to the power 2 22 plus into minus 10 raised to the 10%. power 2 plus minus 10%. 22 इंटू 10 के पावर 2 Yes, sir. और प्लस Plus माइनस minus 10%. 10%, बिल्कुल। 10%. तो बच्चों ये 2200 ओम प्लस माइनस 10%, ठीक है ना। रेड का बिल्कुल, रेड का 2 है। 7 हाँ, इसका बताइए नेक्स्ट येलो। वाले का Sir, 47 into 10 to the power 1 plus minus 5%. 47 इंटू 10 के पावर 1 Yes, sir. और Plus प्लस minus माइनस 5%. 5%, ठीक है। देख लीजिए बच्चों, ये आना चाहिए इतने ओम, तो इसका आएगा 2200 ओम प्लस माइनस 10%। प्लस माइनस 10% का मतलब ये बच्चों कि 220 वैल्यू इधर उधर हो सकती है। कहने का मतलब है कि 200 का एरर आएगा, 220 का एरर आएगा, ठीक है। तो वो है, और ये 470 प्लस माइनस 5% का एरर है। चलिए 2 सवाल कर लेते हैं बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे आए हैं। थोड़ा सा देखिए और बताइए। रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम कलर कोड्स इज 22,000 इन प्लस माइनस 5% ओम। द कलर ऑफ थर्ड बैंड मस्ट बी। Sir, Color B. Option B. सेकंड ऑप्शन Sir, B. बी। यस सर बी। Orange, sir. हाँ हाँ, तो इसमें बच्चों मल्टीप्लायर जो है वो 10 के पावर 3 है ना मल्टीप्लायर, ठीक है। तो सर 10 के पावर 3 बच्चों ऑरेंज बनेगा तुम्हारा, है ना, बीबी रॉय। तो ऑरेंज बनेगा 10 के पावर 3, बस यही है। अगला वाला देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 20 एंड 6.82 एट 80 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। कलर कोडिंग से नहीं है बच्चों, ये थर्मल रेजिस्टेंस वाला सवाल है, कर लीजिए इसको, ये भी पूछा गया है। और बताइए आंसर। 0 डिग्री सेल्सियस पे 20 ओम है। एक सेकेंड ना, 20 नहीं होगा ये, 0 डिग्री सेल्सियस पे 20 नहीं होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितनी, बच्चों इसको 6.20 मान के सॉल्व करिए, तो हो सकता है आंसर नहीं मैच करे, मैं ऐसे ही गेस कर रहा हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस पे 6.20 मान लीजिए और 80 डिग्री सेल्सियस पे 6.82 है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बताना है। सर 8 into 10 की पावर -2. 8 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा है। यस सर। ओके, सर 1/8 into 10 raised to the power -2. सर वो 2 ओम है, 2 ओम। 2 ओम है ना। हाँ यस सर। यस सर 1/8 into 10 की पावर -2. ठीक है, चलो बच्चों ये 20 नहीं है एक्चुअली 2 है, तो 2 से मैच कर जाएगा फिर आप लोग का ऑप्शन, है ना। ठीक है, चलिए 6.2। ठीक है बच्चों, इसमें ना बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी बराबर रेजिस्टेंस R0 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो किसी टेम्परेचर टी पे जैसे मैंने मान लिया 6.20, ठीक है, और ओरिजिनल 6.82 है। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू निकालना है, डेल्टा टी का वैल्यू 80 हो अगर- जाएगा। तो सर ये उल्टा सर कर 2 दिया रखेंगे तो आपने। बी आंसर बिल्कुल आएगा। उल्टा कर दिया है। एक सेकेंड, सर 6.82 रखेंगे तो B आंसर 80 आएगा। डिग्री सेल्सियस है और 6.20 अगर 20 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब यही कर लिया, इसी को ले लेते हैं। 6.82 माइनस 6.20 बराबर आ जाएगा 6.20 इंटू एल्फा 80। तो इसको माइनस करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा आपका 0.60 डिवाइड बाय 6.20 इंटू 80, ये आ जाएगा अल्फा।
इतना कुछ आ जाएगा बच्चों अल्फा, ठीक है, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो एक्चुअली बच्चों ये 2 है, मैंने भी अभी चेक किया 2 है, तो 2 के हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे आप तो बी ऑप्शन आएगा शायद, है ना, देख लीजिएगा। अगर आप इसको 2 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 ओम मानेंगे तो फिर ये सेकंड ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, ठीक। चलिए अच्छा, इसमें 0.62 होगा ना? कौन सा वाला? 6.82 माइनस 6.2 0.62 होगा। एक सेकंड, ये जो सब्ट्रैक्शन किया है मैंने, यस सर। 6.82 तो अच्छा 0.62 होगा, हाँ ठीक है ना, 0.62 होगा। तो एक सेकंड इसको सही कर देता हूँ मैं। तो अल्फा बराबर 0.62 डिवाइड बाय 6.20 इंटू 80, ठीक है, तो ये कैंसिल होकर 1/800 आ जाएगा, ठीक है, 1/800 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए, तो टेम्परेचर चेंज और कलर कोडिंग वाले बच्चों कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। कलर कोडिंग तो हो ही जाएगा आपसे अगर आपको चार्ट याद है, और बाकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी में केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, मोस्टली हो जाएंगे आप लोगों को सवाल। अच्छा, इसमें एक चीज और थोड़ा समझेंगे हम लोग, ये ग्राफ, ठीक है, तो पहले तो इसमें बात कर लेते हैं जो कि कंडक्टर का ग्राफ है, ठीक है। तो कंडक्टर में देखिए बच्चों क्या होता है कि हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T बराबर रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है, अल्फा डेल्टा T। तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो कर्व आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, यानी अगर आप रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देखेंगे ना तो स्ट्रेट लाइन है, देखिए दोनों के पावर 1 है, ठीक है, तो ये y बराबर mx प्लस c टाइप की इक्वेशन बनेगी और ये स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, ठीक है। तो ये बात सही है, स्ट्रेट लाइन आता है, पर जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, है ना, फॉर टेम्परेचर मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो या थोड़ा सा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो तब भी आपको स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है। लेकिन अगर आप 0.50 केल्विन 0 केल्विन की इसके आसपास चले जाएंगे ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, तो फिर ये लीनियर नहीं रह जाता है, फिर वो कर्व थोड़ा सा पैराबोलिक टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से हल्का सा नीचे या उसके ऊपर ये लीनियर कर्व को फॉलो करता है, बहुत कम टेम्परेचर पे लीनियरिटी से डेविएट हो जाता है कर्व, ठीक है। जो हालांकि ये जो ग्राफ दिया है इसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट लीनियर दिखा दिया है, पर बहुत कम टेम्परेचर पे लीनियरिटी से डेविएट हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको आपको ये पॉइंट लिखवा दूंगा। जो दूसरा कर्व है बच्चों, ये रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम है, ठीक है। तो नाइक्रोम एक एलॉय है, अगर आप इसमें देखें तो आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं ना, देखिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तब भी रेजिस्टिविटी में बहुत सिग्निफिकेंट कोई इंक्रीमेंट नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया कि नाइक्रोम एक ऐसा एलॉय है जिसके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने या टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो कोई हमें मान लीजिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है, कुछ ऐसा डिवाइस बनाना है जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी रेजिस्टेंस में बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट ना दिखाए, क्योंकि जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये सिग्निफिकेंट चेंज दिखाते हैं रेजिस्टेंस में। अगर आप ऐसा कोई डिवाइस बनाना चाहते हो जो टेम्परेचर में बढ़ाने पे या टेम्परेचर घटाने पे उसका रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो, तो फिर आप नाइक्रोम चूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने में भी रेजिस्टिविटी में आप देख रहे हो बहुत कम इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। जबकि अगर आप कंडक्टर में देखो तो रेजिस्टेंस बढ़ाने पे मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट होता है रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो नाइक्रोम या ऐसा एलॉय जिसके लिए अल्फा की वैल्यू कम होगी उसका यूज कर लेंगे हम ऐसे डिवाइसेस बनाने में जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज ना हो, ठीक है। अब ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा आप देख रहे होंगे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घट रहा है ना। नाइक्रोम टाइप के अलॉय में टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, है ना, कंडक्टर्स में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटती है। कारण क्या है सर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्यों घटती है सेमीकंडक्टर्स में, है ना। इसका एग्जांपल आ जाएगा सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है। तो कारण वैसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं सेमीकंडक्टर्स पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि देखिए यहां पे भी ऐसा होता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, ये बात सही है, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ का वैल्यू घटता है, ये भी बात सही है, ठीक है, इसमें कुछ
कुछ भी डाउट नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे टाउ घटेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर के लिए भी ये होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के साथ एक और चीज होती है कि सेमीकंडक्टर में 2 बैंड्स होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। तो जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बाउंडेड रहेगा न्यूक्लियस से, जब वहां से पहुंच जाता है कंडक्शन बैंड में तो फिर ये फ्री हो जाता है। ठीक है, तो कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को चाहिए एनर्जी, और वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिलती है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं सेमीकंडक्टर में। तो ये वाला जो इफेक्ट है ना, वो इस इफेक्ट को ओवरकम कर लेता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये वाला जो इफेक्ट है वो डोमिनेट कर लेता है इस इफेक्ट को। इस वजह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स घटती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके नोट्स में जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको लिखवाता हूं। पहले इस वाले प्लॉट के बारे में, इस वाले ग्राफ के बारे में लिखेंगे। तो लिखिए, रेजिस्टेंस वेरीज लीनियरली, रेजिस्टेंस वेरीज लीनियरली for temperature more than 0 degree Celsius. Resistance varies linearly for temperature greater than 0 degree Celsius. फॉर, उसी में कंटिन्यू कर लीजिएगा, फॉर वेरी लो टेम्परेचर, फॉर वेरी लो टेम्परेचर सर ये किस में लिखना था? ये आप कंडक्टर्स के लिए लिखवा रहा हूं मैं, ये है ना, मतलब ये कंडक्टर्स के लिए पूरा डिस्कशन हो रहा है। ये सेमीकंडक्टर्स के लिए नहीं लिखवा रहा हूं अभी, ये कंडक्टर्स के लिए लिख रहा हूं कि रेजिस्टेंस वेरीज लीनियरली फॉर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, फॉर वेरी लो टेम्परेचर, फॉर वेरी लो टेम्परेचर, फॉर वेरी लो टेम्परेचर it deviates from linearity. For very low temperature, for very low temperature for very low temperature it deviates from linearity. यस सर। उसके बाद नाइक्रोम के लिए लिखेंगे बच्चों। तो अगला पॉइंट लिखिए, फॉर अलॉयज लाइक नाइक्रोम, फॉर अलॉयज लाइक नाइक्रोम फॉर अलॉयज सर लाइक, फिर से रिपीट करना एक बार। पहले वाले को, नहीं सर, अभी आपने जो बोला फॉर अलॉयज की स्पेलिंग लिख लीजिए, क्या For- समझ नहीं आ रही। alloys like nichrome temperature dependency for alloys like nichrome temperature dependency of
resistance is very less. ब्रैकेट में लिखिएगा अल्फा इज वेरी स्मॉल. फॉर alloys like nichrome, temperature dependency of resistance is very less. Alpha is very small. लिख लिया सर. उसके बाद अब एक साइड हेडिंग ना बड़े बड़े लेटर्स में लिखिएगा सेमीकंडक्टर्स, है ना. ये सवाल बनेगा 100%, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको आप अच्छे से थोड़ा सा लिखिएगा फॉर सेमीकंडक्टर्स. देखिए इससे पहले जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं उस पे सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है. अगर उसको पूछना होगा तो न्यूमेरिकल पूछेगा R बराबर R नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फॉर सेमीकंडक्टर्स आराम से बढ़िया इसको बड़े लेटर्स में हेडिंग डालिएगा. उसके बाद ग्राफ प्लॉट करिएगा रो वर्सेस टी, है ना, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. और इसमें मैं लिखवाता हूं आपको, 1-2 लाइन लिखिए. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, on increasing temperature, free electrons, on increasing temperature free electrons on increasing temperature free electrons increases Just repeat कर दीजिए. on increasing Sure. temperature free electrons increases on increasing temperature free electron increases which increases conductivity. Free electrons increases which increases conductivity. Which increases conductivity and resistivity decreases and resistivity decreases. And resistivity decreases. ठीक है. अब जो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे कुछ सवाल करेंगे हम लोग, है ना. टेम्परेचर डिपेंडेंसी में देखिए फॉर्मूला याद रखना है आपको, और सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी घटता है, ये याद रखना है. और बाकी कलर कोड में आपको पूरा वो चार्ट याद रखना है. ठीक है. अब आइए और कुछ सवाल करते हैं, थोड़ा सा बेसिक, तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा. सर 2 मिनट बैक कर दो. श्योर. ठीक. डन सर. एक सवाल करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आप बताइएगा. कल के डिस्कशन पे बेस्ड है, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने रो L अपॉन A डिराइव करा था, उसी पे ही सवाल है. थोड़ा सा आप लोग देखिए और बताइएगा आंसर. एक कंडक्टर है क्यूबॉइडल शेप का, ठीक है. कंडक्टर है क्यूबॉइडल शेप का, और इस कंडक्टर के अक्रॉस हम लोगों ने कनेक्शंस करें. ठीक है, कुछ इस तरह से.
और इसके डायमेंशंस, लेंथ, ये सब दिए हुए हैं। कैसे कैसे हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये वाला लेंथ इसका L है, ये B है और हाइट H है। ठीक है, ये कंडक्टर जिस मटेरियल से बना है उसकी रेजिस्टिविटी रो है। तो पहले कनेक्शन किया गया है AB के अक्रॉस, ऐसे बैटरी कनेक्ट करी है AB के अक्रॉस, फिर बाद में बैटरी कनेक्ट कर दी है PQ के अक्रॉस। तो आपको बताना है रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस AB, और फिर रेजिस्टेंस बताना है व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस PQ। ठीक है, तो कोई अगर बच्चों बताना चाहे पहले AB के अक्रॉस बता दीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी इस कंडक्टर के लिए, फिर PQ के अक्रॉस। सर रो L अपॉन BH। किसके लिए? AB के अक्रॉस। यस सर। ओके, और सर PQ के अक्रॉस होगा रो H अपॉन LB। ओके। ठीक है बच्चों, देखिए जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस बराबर होता है रो L अपॉन A। तो बच्चों इसको एक बार ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए। इसमें रो हो गया रेजिस्टिविटी, सबको पता है। L होता है लेंथ जो करंट को ट्रेवल करना पड़ेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट यहाँ से पूरा ऐसा ट्रेवल करके A से B तक जाएगी। तो कितना लेंथ करंट ट्रेवल करेगी? L लेंथ करंट ट्रेवल करेगी। तो आप लिखेंगे रो L डिवाइड बाई A। A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कौन सा एरिया? जिसके परपेंडिकुलर करंट जा रही हो। तो जैसे करंट जा रही होगी इस तरह से, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया ये वाला है, तो आप एरिया की जगह ये रखेंगे। ठीक है, तो H हाइट है, B ये B साइड है, H हाइट है, तो H इंटू B रख देंगे। ठीक है, तो जिसके परपेंडिकुलर करंट जाएगी वो एरिया रखेंगे। तो इस वाले केस में HB है। बच्चों अगर आपको समझ में आ गया होगा तो PQ के अक्रॉस आप लोग मदद करेंगे क्या मेरी? PQ के अक्रॉस कितना होगा? PQ के अक्रॉस H अपॉन LB। रो, और करंट लेंथ कितना ट्रेवल करेगी ये वाला? H। और एरिया कितना रखेंगे बच्चों? एरिया ये वाला रखेंगे। तो एरिया कितना रख देंगे यहाँ पे? LB। BL बिल्कुल। तो ये रेजिस्टेंस अक्रॉस PQ आ जाएगा। ठीक है, सर परपेंडिकुलर एरिया नहीं समझ में आया। मैं बताता हूँ फिर से। देखिए, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही हो है ना, जैसे PQ में आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगी, P से Q इस तरह से करंट जाएगी। ठीक है, तो इसके जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसके परपेंडिकुलर एरिया कितना है? जैसे करंट ऐसे जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया ये है। ठीक है, तो आपको ये वाला एरिया यहाँ पे रखना है रो L अपॉन A में। ठीक है, जैसे जब आप A से B कनेक्ट कर रहे थे, तो A से B कनेक्ट कर रहे थे तो करंट कुछ इस तरह से जा रही थी, तो उसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सा था? ये वाला था, है ना। तो फिर आप ये वाला B और ये हाइट उसका था H, तो फिर एरिया रख देते B इंटू H। ठीक है, इस तरह से करना है। नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों ये कंडक्टर हॉलो कंडक्टर है, तो हॉलो सिलेंडर है ये कंडक्टर, इज हॉलो सिलेंडर। तो जो स्मॉल r रेडियस है वहां कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, और 2r और 2r के बीच में ही मटेरियल प्रेजेंट है, मतलब यही वो रीजन है जहां पे मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, ये वो रीजन है जहां मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, तो और बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दिया है प्लस माइनस, तो करंट ऐसा पूरा फ्लो करेगा। तो आपको रेजिस्टेंस बताना है, रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ को L ले लीजिए। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि ये कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। फॉर्मूला फिर से एक बार, रो L अपॉन A यूज करना है। L वो लेंथ होगी जो करंट को ट्रेवल करना पड़ेगा जाने के लिए, और एरिया वो एरिया होगा जो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। सर रो L अपॉन 3 पाई R स्क्वायर। ओके,
बाकी लोग भी बताइए बच्चों। इनर सिलेंडर के रेजिस्टेंस आर है जहां पे कोई मटेरियल नहीं है, आउटर रेजिस्टेंस, आउटर सिलेंडर का रेडियस 2r है, r और 2r के बीच में मटेरियल प्रेजेंट है, तो आपको बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा इस मटेरियल का। देखिए बच्चों, रो तो रेजिस्टिविटी हो गई, ठीक है, और करंट को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचने के लिए कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा, वो सिलेंडर के लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। तो रो एल अपॉन एरिया। अब एरिया के बारे में बच्चों थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप जैसे ये साइड व्यू दिखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, अगर सामने से आप देखेंगे तो सामने से एक्चुअली में ये सिलेंडर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इनर और ये आउटर, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। और जो करंट है बच्चों वो इस वाले रीजन से जा रही होगी, ठीक है, ऐसे इस वाले रीजन से करंट अंदर जा रही होगी, ठीक है, इस वाले रीजन से। तो करंट इस तरह से कुछ अंदर जा रही होगी, तो करंट के मूवमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एरिया ये वाला एरिया होगा, ठीक है। तो इस एरिया को कैसे आप निकालेंगे, तो आउटर सिलेंडर के एरिया में से इनर सिलेंडर का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आउटर सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, ये आउटर सिलेंडर का एरिया हो गया, माइनस इनर सिलेंडर के एरिया को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा रो एल अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। नोट कर लीजिए बच्चों, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर हाँ हाँ बोलिए। सर इसमें फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन एक बार और समझा दीजिए। देखिए, जैसे आपने इधर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, इधर नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जाएगी ना, तो करंट इधर से जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना, बीच में जो कुछ मटेरियल ही नहीं है तो उससे नहीं फॉलो करंट फ्लो करेगी, है ना, करंट पूरा इस तरह से कुछ फ्लो करेगी। अगर मान लीजिए बीच में कोई भी ऐसा स्पेस वैकेंट नहीं होता, यहां पूरे में मटेरियल प्रेजेंट होता, एक समझाने के लिए कि यहां पूरे बीच में मटेरियल प्रेजेंट होता, तो रो एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर रखते, ठीक है, क्योंकि करंट उस पूरे एरिया से मूव करेगी, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं तो करंट बीच इस वाले रीजन से मूव नहीं करेगी, करंट इधर यानी इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। तो कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा पॉजिटिव से नेगेटिव तक पहुंचने के लिए, एल लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा, और जो करंट का मूवमेंट का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है उसके परपेंडिकुलर एरिया वो ये वाला एरिया होगा, है ना, बीच में तो कुछ मटेरियल नहीं है तो ये वाला एरिया होगा परपेंडिकुलर एरिया जिसके करंट मूव करेगी, तो वो होगा पाई इंटू 2r के स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, इफेक्टिव एरिया यही होगा 3 पाई आर स्क्वायर। लिख लिए बच्चों, चलिए सर लिख रहे हैं। लिखिए लिखिए। जो लोग लिख लिए बच्चों हेडिंग डाल दीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, हेडिंग डाल दीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। डन सर। ठीक, अब देखिए बच्चों, दो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, आप सारे जानते हो, दो कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिखा दूंगा और फिर हम लोग सवाल इस पे करेंगे, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, क्योंकि सवाल ही मेन है, ठीक है, जो बनेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे सीरीज कहलाएंगे। सीरीज में होता क्या है बच्चों कि करंट सेम रहती है, ठीक है, तो जिन भी रजिस्टर से पास होने वाली करंट की वैल्यू सेम रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सारे के सारे रजिस्टर कनेक्टेड हैं सीरीज में, R1 R2 R3। पोटेंशियल अलग अलग होगा, है ना, अगर सेम रजिस्टर होंगे तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस, अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना चाहिए, सेम रहता है सर। बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना चाहिए R1 R2,
और इसका जो आर इक्विवेलेंट लिखते हैं तो देखिए 1 जनरल upon फॉर्मूला 1 R1 अपॉन plus 1 R1, upon R2. बिल्कुल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। अगर दो रजिस्टर हैं बच्चों तो उसका थोड़ा डायरेक्ट आप याद रखिएगा, आर इक्विवेलेंट प्रोडक्ट अपॉन सम, है ना, दो रेजिस्टेंस के लिए बहुत हैंडी हो जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर आप लोगों को बच्चों पहले जैसे जूनियर क्लासेस में यानी 10th या उससे पहले अगर आपको सीरीज पैरेलल आइडेंटिफिकेशन में समस्या आ रही होगी तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस और करना पड़ेगा आपको। जितने ज्यादा सवाल सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि सवाल लूं यहाँ पे काफी सारे, पर जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे उतना बेहतर आप होते जाएंगे सीरीज पैरेलल आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। तो बस इतना ही बच्चों लिख लीजिएगा, करंट सेम रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। डन सर। ठीक है, अब कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के। सर रुक जाइए, लिखिए लिखिए। तो मैंने क्या करा है बच्चों, जो कॉमनली हम लोग को सवाल दिखते हैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है और कोशिश करूंगा समझाने की आपको, और उससे आप सीखिएगा। फिर जो भी सवाल आपको मिले वो देखिए इनमें से किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है क्या, और फिर जिस कैटेगरी को बिलोंग करे आप उसी हिसाब से उसको सॉल्व करिएगा। रेडी है क्या बच्चों, सवाल लगाऊं मैं? यस सर। ठीक, जैसे पहला कैटेगरी बच्चों, इस कैटेगरी को नाम देते हैं हम लोग रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है बच्चों कि दिख जाता है आपको कि कौन से सीरीज हैं कौन से पैरेलल हैं, फिर आप उसको लगातार रिड्यूस करते रहे, फिर अल्टीमेटली वो सॉल्व हो जाता है। कैसे होता है मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, जैसे है ना, सारे रेजिस्टेंसेस आर ले लेते हैं, ठीक है, और हमें मान लीजिए दो पॉइंट्स बोल दिए गए हैं ए और बी, ठीक है, एक पॉइंट हो गया ए और ये हो गया पॉइंट बी, और सवाल में पूछ दिया है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी बता दीजिए। तो बच्चों आप लोग लिखिए नहीं, हो सकता है आप लोग सॉल्व कर लेंगे आप में से कई सारे, पर एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना। सेम इसी से मिलता जुलता अगला सवाल मैं आपको दूंगा जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों कौन से आपको क्लियरली दिख रहे हैं कि सर ये दोनों तो 100% सीरीज में होंगे। मैं चलिए नाम देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बहुत सर क्लियरली 1 2 5 6 3 4 8 9। एक सेकंड एक एक करके, पहले 1 2 तो बताइए बच्चों 1 2 दिख रहा है कि आपको सीरीज में सीधे सीधे? सीरीज में, यस सर सीरीज में। तो ये 1 2 को मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये रिडक्शन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ एलिमेंट दिख जाएंगे क्लियरली कि सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है। तो वो दोनों सीरीज में थे तो मैं इसको लिख देता हूं 2R, ठीक है। उसके बाद अब और कौन से हैं जो आपको 100% दिख रहे हैं कि सीरीज में 3 4 3 and 4 3 4 3 4 बिल्कुल, है ना, ये भी दोनों सीरीज में होंगे। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट आ गया, तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट भी मैं लिख देता हूं 2R, ठीक है। डायग्राम की फिक्र मत करिएगा, मैं डायग्राम वापस से ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, पहले समझ लेते हैं इसको। अब ये हो गया, तो जब रिडक्शन मेथड वाले सवाल आएंगे ना तो शुरुआत में ही आपको दिख जाएगा कि अच्छा यार ये दोनों तो 100% सीरीज में है या 100% पैरेलल में। अब जैसे आपको कुछ और रजिस्टर्स दिख गए होंगे जो आप 9 8 9 8 9 8, ओके, 9 8 को आप क्या कहना चाहते हैं? सीरीज में है सर। 9 8 के बारे में बोल सकते हैं क्या बच्चों सीरीज में है 9 8? नो सर। क्यों नहीं बोल सकते? सर ए पॉइंट पे तो हमें पोटेंशियल ही निकालना है, तो फिर उन्हें सीरीज में लेके फायदा क्या होगा? ए पॉइंट पे तो हमें पोटेंशियल निकालना है, सीरीज में लेके फायदा क्या होगा? और कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा बच्चों? ए बी ये दोनों हम इसको सीरीज में बोल दिया, इसको सीरीज में बोल दिया, इन दोनों को क्यों सीरीज में नहीं बोल पा रहे हैं? वायर डिवाइड करंट डिवाइड हो जा रही है। करंट डिवाइड हो जा रही है एक्चुअली।
देखिए बच्चों, जब आप जिन दो के अबाउट आप रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, एक्चुअली उन दोनों पॉइंट्स के अबाउट बैटरी कनेक्ट करना होता है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालने का मतलब है कि उन दोनों के अबाउट हमें बैटरी कनेक्ट करना है। तो जैसे ही आप इधर बैटरी कनेक्ट करेंगे ना, इधर मान लीजिए प्लस और इधर मान लीजिए माइनस, तो करंट यहां पे आएगी ऐसे और यहां पे डिवाइड हो जाएगी करंट, ठीक है। तो इधर कुछ और करंट जाएगी, इधर कुछ और करंट जाएगी, तो हम इनको बोल ही नहीं सकते हैं कि ये सीरीज में है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में नहीं है, ठीक है। अब बताइए बच्चों, और कौन आपको दिख रहा है सीधा सीधा कि यार सर 100% ये पैरेलल में है या सीरीज में है? सर ऊपर वाले दो पैरेलल में है। ये दोनों आपको दिख रहा है क्या बच्चों, ये पैरेलल में है? यस सर। यस ठीक है। तो इन दोनों को हटा के ना मैं एक रजिस्टर लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं हटा रहा हूं 2R और R, ठीक है। तो ये चूंकि पैरेलल में है बच्चों, तो प्रोडक्ट अपॉन सम कर देंगे। तो प्रोडक्ट करेंगे तो 2R इंटू आर, देखिएगा ध्यान से, प्रोडक्ट 2R स्क्वायर अपॉन में 3R। अपॉन में 3R, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो बच्चों ये 2R/3 हो जाएगा। इसी तरह से और कुछ दिख रहा है क्या बच्चों 100% जिसके बारे में आप गारंटी से बोल सकते हैं? सर R और 2R। R and 2R। ये वाले साइड वाले ना, R and 2R, ये भी। यस सर। तो ये भी हो जाएगा आपका 2R/3। इसके अलावा और कुछ आपको अब और दिख रहा होगा कि सर ये 100% सीरीज सर में? 2R/3। ये दोनों सीरीज में क्या दिख रहा है क्या बच्चों, ये दोनों? यस सर। तो ये दोनों सीरीज में है, तो 2R/3 प्लस 2R/3 मिलके बन जाएगा 4R/3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना एक 4R/3 ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, 4R/3। अब उसके बाद और कुछ दिख रहा है क्या बच्चों? 4R/3 और पैरेलल में है। ये दोनों पैरेलल में दिख रहे होंगे, है ना? यस। बोलिए। सर वो हम लोग की क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो एक बार बता दीजिए कितनी स्लाइड छोड़नी है, कब से आप कितना डिस्कनेक्टेड पेज है? का? सर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बाद से। ओके ओके। तो थोड़ी देर प्रोडक्ट के लिए। ओके मैं बताता हूँ। 4R/3 इंटू आर डिवाइड बाय सम 4R/3 प्लस आर, है ना, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो बन जाएगा 4R/3 इंटू आर, और नीचे बन जाएगा बच्चों देखिए तुम्हारा 7R/3, है ना। तो मैं लिख देता हूँ 7R/3। तो R/3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 4R/7। तो ये बच्चों मैं लिख देता हूँ, है ना, 4R/7, ठीक है। और बच्चों कुछ बताना चाहेंगे? इसका तो 4R/7 आ गया, और कुछ बताना चाहेंगे? AB के अक्रॉस सर R और 4R/7 दोनों सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में होंगे, क्लियर है क्या ये? यस सर। यस सर। तो R कितना हो जाएगा बच्चों इनका सम? R प्लस 4R/7 11R/7, है ना? 11R/7 ठीक है। अब बच्चों बताएंगे फाइनल कुछ? दोनों पैरेलल में। दोनों पैरेलल में। तो देखिए R इक्विवेलेंट में लिख देता हूँ पूरे कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट अपॉन सम, तो 11R/7 इंटू आर, और जब बच्चों इसको जोड़ेंगे तो 11×7 18, है ना, 18R/7। तो यहाँ से R/7 कैंसिल हो जाएगा, 11R/18, ये आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों रिडक्शन है। रिडक्शन वाले सवालों की खास बात क्या होगी कि जैसे ही आपके सामने जो सर्किट दिखे लिखा होगा, उसमें से कुछ जरूर आपको सीरीज पैरेलल दिख जाएंगे, पर सर अगर नहीं दिखे तो फिर और कुछ कैटेगरी होगी, उनमें से किसी ना किसी में फॉल करेगा। तो मैं भी और कैटेगरी बताऊंगा। तो ये सवाल मैं पहले लिख देता हूं, आप लोग इसको आराम से सॉल्व करिए, फिर इसी से मिलता जुलता एक रिडक्शन वाला सवाल और करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे वापस से सवाल, आप लोग सॉल्व करिएगा। जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही सॉल्व करिएगा, और आपको इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए एंड बी। जो लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, ये मतलब सीरीज पैरेलल के लिए आप छोड़ दीजिए, एक पेज छोड़ दीजिए, है ना, एक साइड का पेज छोड़ दीजिए और इस सवाल से लिखना शुरू कर दीजिए। आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए बी। जो लोग नोट कर लेंगे, मैं एक सवाल लिख देता हूं यहां पे, उस सवाल को सॉल्व करना है आपको।
सर 6 ओम आ रहा है। ओके सर 6 ओम आ रहा है। ठीक। बाकी लोग कभी आया क्या बच्चों? तो इसमें भी रिडक्शन से ही सॉल्व होगा। जैसे मैं देखिए हाईलाइट करता हूं, आप बताइएगा। ये 4 ओम और ये 4 ओम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा बच्चों, अगर ये दोनों पैरेलल में सब चलेंगे? पैरेलल में है, 2 ओम हो जाएगा। 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का कंबाइन करके आप लिखेंगे बच्चों, तो मैं हटा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2 ओम, है ना। 4 ओम 4 ओम, उनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 2 ओम। उसके बाद बच्चों फिर क्या किया जाए? 1 ओम 2 ओम 1 ओम, 1 to 1 सीरीज में है तो 4 ओम हो ये जाएगा। तीनों सीरीज में। बच्चों ये आपको समझ में आता है, ये तीनों सीरीज में होंगे? यस सर। ठीक है, अगर ये तीनों सीरीज में होंगे तो ये मिलके 4 ओम हो जाएगा। तो ठीक है, फिर से हटा देता हूं मैं इन सबको और एक 4 ओम लिख देता हूं, है ना। इनका इक्विवेलेंट 4 ओम है तो एक 4 ओम लिख देता हूं। ठीक है, सर अब 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। फिर से 4 ओम पैरेलल में हो जाएंगे तो इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 2 ओम। 2 ओम 2 ओम और फिर ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, तीनों 6 ओम 6 ओम हो जाएगा, सीरीज में हो जाएंगे, है ना। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 6 ओम। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो रिडक्शन वाले बच्चों सवाल ऐसे ही बनेंगे कि आपको सिंपली एक के बाद एक के बाद एक सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, दिख जाएगा आपको, कोई ना कोई दिख जाएगा कि सीरीज या पैरेलल में। ठीक है। अच्छा एक चीज और बच्चों, कहीं पे कंडक्टिंग वायर लगी हो ना, तो कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम लोग कितना लेते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर 0, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज ऑलवेज 0, है ना। एक सवाल लेता हूं बच्चों, जहां पे कंडक्टिंग वायर लगा होगा तो उसके रेजिस्टेंस को आप 0 मान लीजिएगा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए रिडक्शन वाले मेथड पे ही बेस्ड है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जैसे यहां पे CD कंडक्टिंग वायर है तो आप लोग सोच लीजिएगा कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। ठीक है, तो आप इसको एज अ रेजिस्टेंस ही ट्रीट करिए, बस इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये आपको करिए सॉल्व, बताइए आंसर। सेम हम लोगों ने अभी ऐसा ही किया है एक। सर 31/3 आ रहा है। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सर 31/3 आ रहा है, 31/3 ओम। 31/3 ओम। ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज बताइए मुझे, जैसे सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे तो ये 4 ओम और ये 4 ओम कैसे कनेक्टेड होंगे? ये जो लास्ट वाले दोनों सीरीज में कनेक्टेड है सर। सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन मिलके 8 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक बार सर्किट इसको ड्रॉ कर लेता हूं, फिर एक एक करके सिंप्लीफाई करेंगे। बच्चों किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूछना। इधर एक कंडक्टिंग वायर लगी है, उसके साथ पैरेलल में ये 8 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है। इसका रेजिस्टेंस बच्चों 0 है। ठीक है, तो ये 0 रेजिस्टेंस और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यस सर। आप इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका हम लोग सर ओवरऑल 0 हो जाएगा ये। ओवरऑल 0 हो जाएगा, एब्सोल्युटली। ठीक है, क्यों 0 होगा उसका मैं थोड़ा सा आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। तो 1/R इक्विवेलेंट लिखेंगे 1/0 1/R1 प्लस 1/R2। अब बच्चों 1/0 का मतलब हो गया 1/0 का मतलब हो गया इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में आप कुछ ऐड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, इनफाइनाइट ही रहेगा। तो इसका मतलब 1/R इक्विवेलेंट इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, और इसका मतलब हो गया R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 0।
ठीक है, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये आप, ठीक है, इन दोनों को हटा के एक ये R0 ऐसे लिख देंगे। ओके, फिर बच्चों इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 0 और 2, फिर से आप लिखेंगे 1/0 प्लस, सर 0। ये भी इन दोनों का भी 0 हो जाएगा। तो जिनके पैरेलल में कंडक्टिंग वायर होगी बच्चों, उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो इसका भी R इक्विवेलेंट 0 होगा। तो ये जो 0 है ये इसको भी खत्म कर देगा और ये 0, R इक्विवेलेंट 0। अब ये 2 और ये 0, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा बच्चों, ये 0 रेजिस्टेंस है सीरीज में, तो इनका कॉम्बिनेशन 2 हो जाएगा। समझ रहे हो आप? 2 हो जाएगा। यस सर। तो ये 2 हो गया, ठीक है। फिर ये वाला 2 और ये 2 किस में हो जाएंगे, 1। हाँ, पैरेलल 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 6 3 9 1 10, तो आंसर इसका 10 ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कंडक्टिंग वायर कहीं पे भी दिखे आप, तो जिसके पैरेलल में कंडक्टिंग वायर लगी होगी उसका रेजिस्टेंस 0 मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको लिखने के बाद बच्चों अगली कैटेगरी डालिए। तो पहला रिडक्शन मेथड हो गया, दूसरी कैटेगरी होगी लैडर प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसमें इनफाइनाइट लैडर सीरीज दिखेगी। मैं एक बार आपको बता देता हूं, कुछ उस टाइप के सवाल दिखेंगे तो आप लोग करिएगा। फिर लैडर, तो अगली कैटेगरी बच्चों इनफाइनाइट लैडर। तो एक तो डायरेक्ट रिडक्शन, मतलब सीधा सीधा दिख जाएगा सीरीज पैरेलल, और दूसरा फिर ये दूसरी कैटेगरी लैडर। लैडर में देखिए बच्चों क्या होगा, सीरीज होगी एक, मतलब एक रेजिस्टेंस R है ना, R, और ऐसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगे होंगे, है ना, लगातार, ठीक है। ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ठीक है। और ऐसे ये इन्फिनिटी तक ये चीज़ें चलती चली जाएंगी। तो आपसे पूछ देगा इस पूरे सिस्टम का R इक्विवेलेंट बता दो कितना होगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या करने का तरीका है इसका। तो हम लोग ये बोलते हैं कि अगर इसमें इनफाइनाइट ऐसे लगी हुई हैं ना चीज़ें, ठीक है, तो अगर इनमें से मैं इस इनफाइनाइट सीरीज में से पहली वाली लैडर को अगर मैं निकाल लूँ, मान लीजिए इसको मैं अलग कर दूं, पहली वाली जो लेयर है, पहला जो बॉक्स है उसको अलग कर दूं, मतलब पहला जो है यानी ये पहला यूनिट, इसको अलग कर देता हूं, ठीक है, इसको अलग कर देता हूं, बाकी रेस्ट ऑफ द यूनिट अलग है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द यूनिट अलग है, बाकी रेस्ट ऑफ द यूनिट ऐसे है। तो इसमें एक सोचने वाली बात यह है बस कि जैसे जो रेस्ट ऑफ द यूनिट है, अगर मैं पहली यूनिट हटा दूंगा तो टोटल मान लीजिए इनफाइनाइट यूनिट है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इनफाइनाइट है। अगर इन्फिनिटी में से मैं एक यूनिट को हटा लूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, इसमें 10,000 करोड़ यूनिट है, मान लीजिए बहुत बड़ी नंबर की यूनिट है, उसमें से एक यूनिट हटा दूंगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे रेजिस्टेंस की यूनिट्स में से पहले वाले यूनिट को हटा देंगे तब भी रेजिस्टेंस वही रहेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसका रेजिस्टेंस का जो पूरा इक्विवेलेंट है मैं इसको मान लेता हूं R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस पूरे रेजिस्टेंस का इन दो पॉइंट्स के क्रॉस इक्विवेलेंट में मान लेता हूं R इक्विवेलेंट, मैं इसको लिख देता हूं कुछ या X मान लेता हूं, ठीक है, कि इस पूरे सीरीज का जो R इक्विवेलेंट है दैट इज इक्वल टू X, है ना, R इक्विवेलेंट X है। तो अगर आप एक पहली यूनिट हटा देते हो तो रिमेनिंग पोर्शन जो यूनिट बचेगी वो भी सेम ऐसी ही यूनिट है, कुछ अंतर तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिट में से एक घटाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो इसका भी R इक्विवेलेंट X ही होगा। तो इसका मतलब ये रेस्ट ऑफ द यूनिट इसका भी इक्विवेलेंट X ही है, तो इसको रिमूव करके एक मैं मान लेता हूं कि X ओम का एक रजिस्टर लगा दिया। तो R इक्विवेलेंट जो ये पॉइंट्स के बीच में था AB मान लेते हैं, तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB X था, एक यूनिट हटा लिया तो भी X ही रहेगा, ठीक है। तो अब R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन सम, तो RX डिवाइड बाय R प्लस X, और ये इक्विवेलेंट AB के क्रॉस निकालना है, और ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, तो इनका लिखोगे आप RX डिवाइड बाय R प्लस X और प्लस R,
है ना, ये और प्लस ये दोनों सीरीज में, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होगा, x के बराबर, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके अक्रॉस हम लोगों ने x माना था, ठीक है। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट x है, जब आप यहां से हटा दोगे यूनिट, ठीक है, यहां से मान लीजिए आपने अलग कर दिया, ठीक है, तो जो रिमेनिंग यूनिट बचेगी ये वाली, इसका भी इक्विवेलेंट x होगा। तो इस पूरी चीज को हटा के एक x लगा दिया, फिर इस पूरे का कॉम्बिनेशन का निकाला, तो ये दोनों पैरेलल का ये पैरेलल के साथ सीरीज, ठीक है, तो जोड़ दिया। अब इस पूरे का कॉम्बिनेशन भी x है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारे x की वैल्यू मिलेगी वही आंसर होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, देखते हैं, rx प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स बराबर x। तो जितने भी x वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आते हैं, तो ये बन जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस 2rx माइनस, सर इसका डिनोमिनेटर कहाँ गया? हाँ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है ना, इधर रुको एक सेकेंड, r प्लस एक्स, ठीक है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2rx प्लस rx प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा ना। तो एक 2rx में से एक rx घट जाएगा, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस rx और माइनस आर स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो ये बनेगा आपकी क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी, तो ये बन जाएगा बच्चों आर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी माइनस आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 4a, ए हो जाएगा 1, और सी है माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, 2a का वैल्यू है 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 5r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें बच्चों माइनस साइन नहीं ले सकते, कारण क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती है ना, तो केवल प्लस लेंगे, तो प्लस लेंगे आप, तो ये बन जाएगा r प्लस r रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनल आंसर लिखना चाहो तो r बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। तो लैडर वाले प्रॉब्लम्स में बच्चों जब इनफाइनाइट आएंगे ना, हालांकि चांसेस बच्चों देखा जाए प्रैक्टिकली तो बहुत कम है, लेकिन ठीक है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा जब आप डीपीपी सॉल्व करेंगे, तो बेहतर है कि आप एक कर लीजिए इस टाइप का। तो उसमें से एक यूनिट हटा लीजिए, एक यूनिट हटाएंगे तो रेस्ट ऑफ द सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका भी इक्विवेलेंट एक्स रहेगा, तो उसी इक्विवेलेंट का आप रेजिस्टेंस लगा दीजिए, और फिर पैरेलल, और फिर सीरीज, और फिर आप क्वाड्रेटिक बनेंगे, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने रेजिस्टर के लिए बताया बच्चों, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, सेम इसी टाइप का सवाल है कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। सेम ऐसी सिचुएशन है और कैपेसिटेंस है, मतलब इधर एक सी, एक ऐसा सी, और आप लोग अगर करके आइएगा और नहीं बनता है तो मुझसे पूछिएगा, मैं समझाऊंगा आप लोग को। ऐसे इन्फिनिटी तक सीरीज चलती चली जाती है, ऐसे इन्फिनिटी तक, ठीक है। सी इक्विवेलेंट आपको सर्किट का बताना है। सेम ऐसा ही थॉट प्रोसेस है बच्चों, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम ऐसे ही करना है, और फिर आप फाइनल आंसर बताइए, कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बच्चों बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। सर 1 मिनट रुक जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर सर फॉर एडवांस। आप सबको भी भाई 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान करे कि इस साल आपका आखिरी संघर्ष वाला साल था जो गुजर गया है, आने वाला साल बहुत बढ़िया हो। वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जम के पढ़िए बच्चों, मन लगा के, हैप्पी न्यू ईयर सर। आपके लिए आने वाला साल बहुत, हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू, आपका दिन सर आपके मुंह में घी शक्कर। बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि आप सारे जो अगले साल है ना, बहुत अमेजिंग साल हो, 2025 है, बहुत बढ़िया साल होने वाला आप सभी के लिए। कल की छुट्टी होगी क्या? छुट्टी नहीं है, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं लूंगा आपकी क्लास, लेकिन छुट्टी नहीं है। ओके सर। ओके, हाँ बोलिए बोलिए। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू।